तो वेव ऑप्टिक्स में लास्ट वीडियो में आपने क्या हमने ये देखा था फ्रिंज ब्रेथ वगैरह, है ना, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उस फ्रिंज ब्रेथ, है ना। तो अब एक और इंसिडेंट फिनोमिनन जो लाइट में होता है, दैट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव, है ना। तो होता क्या है, जैसा कि हमको पता है कि जो लाइट वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर साइनोसोडियल को कर्व से मिलकर बनती है ना। इसका मतलब इसमें ये वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी होते हैं जो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, और दूसरा इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसा वाइब्रेशन भी होता है ना। तो इन वाइब्रेशंस को अब ऐसी लाइन तो हम शो नहीं कर सकते, तो हम इनको ऐसा पॉइंट बना के दिखाते हैं। ये आपकी सिंपल लाइट रे है ना। जैसे हम बोलें कि सनलाइट जो आती है वो इसी फॉर्म में आती है, इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट रे भी बोल देते हैं, मतलब जिसका पोलराइजेशन नहीं हुआ है। अब पोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, तो ये कौन सी लाइट वेव है, अनपोलराइज्ड, मतलब सनलाइट। सिंपल सनलाइट अनपोलराइज्ड होती है और ये सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब इसमें इस तरीके के वाइब्रेशन और इस तरीके के वाइब्रेशन एक साथ होते रहते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। अगर ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन को शो कर रहा है ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर किसको शो करता है, मैग्नेटिक। लाइट रेज जब चलती है तो इस फॉर्म में ही चलती है, ऐसे। ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो गई। तो लाइट वेव आप देखते हो सिमेट्रिक है, मतलब ऐसा देख लो चाहे ऐसा देख लो, आपको एक जैसा दिखेगा। ये सिमेट्रिक लाइट रे कहलाती है। इसी को हम अनपोलराइज्ड लाइट रे भी बोल देते हैं। क्लियर। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं और कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं कि अगर लाइट रे उस सरफेस पर टकराए और टकरा के लौटे तो लाइट रे की सिमेट्री खत्म हो जाती है, मतलब एक ही वेक्टर बचता है, या तो वर्टिकल वेक्टर बचता है या फिर हॉरिजॉन्टल वेक्टर बचता है। ये जो घटना है यानी लैक ऑफ सिमेट्री शो करने लगती है लाइट रे। ऐसा कब कब हो सकता है, किसी सरफेस से टकराने के बाद भी ऐसा हो सकता है, या कई ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिनसे पास होने के बाद भी ये हो सकता है ना। उनमें से एक सब्सटेंस का नाम मैंने लिया था जिसको हम, है ना, पोलेराइड बोलते हैं, पोलेराइड फिल्म, है ना। नाइट्रोसेल्यूलोज की थिन फिल्म के ऊपर हर्पेथाइड क्रिस्टल को जमा के बनाई जाती है। तो लाइट वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में लैक ऑफ सिमेट्री शो करने लगना, एक ही वेक्टर बचना, दोनों में से एक वेक्टर का कम हो जाना, या तो परपेंडिकुलर वेक्टर बचेगा या फिर ये हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर बचेगा। एक वेक्टर हट जाता है किसी सरफेस से गुजरने के बाद, मतलब पोलराइज्ड लाइट रे जो होती है वो नॉन सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक नहीं होती। ऐसे या तो ये वेक्टर्स बचेंगे और या फिर परपेंडिकुलर ये वाले वेक्टर्स बस बचेंगे। ये कौन से वेक्टर्स बनाता हूं मैं, जो ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। बोर्ड पे ऐसी लाइन खींच नहीं सकते आप, तो हम पॉइंट बस बना देते हैं। ये जो है ये पोलराइज्ड वेव्स कहलाती हैं। दो शो करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइट वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लैक ऑफ सिमेट्री शो करना किसी लाइट वेव का क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर। तो इसमें अब देखो, एक व्यक्ति था ब्रूस्टर। ब्रूस्टर ने क्या देखा कि जब कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, ये सपोज, है ना, XY सरफेस के ऊपर एक अलग मीडियम है, कोई रेयरर मीडियम है सपोज,
और इस सरफेस के बाद में कोई डेंसर मीडियम है। हाँ, ये इस मीडियम का नॉर्मल हो गया सपोज Mn। ओ हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लिया है जिस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो सपोज एक लाइट वेव है जो पॉइंट ओ पर इंसिडेंट होती है, ये। हाँ, तो अब भी मैंने बताया जो सनलाइट है, सपोज इसको नाम अपन ने ए ओ नाम दे दिया, तो ये अनपोलराइज्ड होती है, मतलब इसमें अभी सिमेट्री है इस तरीके से। तो ब्रूस्टर ने ये देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी बन सकता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कोई भी एंगल हो सकता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अब लाइट रे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है अब किसी भी सरफेस से। तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे तो ये चली गई सपोज ए ओ बी डायरेक्शन में, ये पोलराइज्ड ही है, अनपोलराइज्ड है, मतलब सिंपल लाइट वे है, जो आई थी वो रिफ्रैक्टेड ये हो गई। हाँ, लेकिन एक खास एंगल के लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है, ये वाली, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, मतलब लैक ऑफ सिमेट्री हो जाती है, इसमें केवल एक ही वेक्टर बचते हैं। ऐसा सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस में नहीं होता, एक खास पर्टिकुलर वैल्यू पर यह घटना होती है। अदर एंगल में कैसा रहेगा, यही लाइट रे रहेगी, जो आई थी वही लौटी, जैसी आई थी वैसी ही लौटी है, कोई लाइट रे में चेंज नहीं हुआ। मतलब कैसी लाइट रे, अनपोलराइज्ड। सनलाइट को अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक खास वैल्यू के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे रहती है, OC नाम दे रहा हूं मैं, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू को, है ना, ब्रूस्टर ने अपने नाम से ब्रूस्टर एंगल नाम दिया, IP, है ना, या इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोल देते हैं। क्या कहलाता है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस था। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड लाइट रे बिकम कंप्लीटली पोलराइज्ड। So this particular value of angle of incidence is known as Brewster's angles और angle of polarization, और इसको शो करते हैं IP से। ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, R से शो करते हैं इसको। और आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर। तो इस एंगल का नाम पड़ गया क्या, ब्रूस्टर्स एंगल। फिर ब्रूस्टर ने आगे बताया कि जो एंगल ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल है या एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन की टेंजेंट के इक्वल उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का के बराबर होता है। मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ पोलराइजेशन की टेंजेंट के इक्वल होता है। दिस लॉ इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the refractive index of second medium when a light ray travels from one transparent medium to another transparent medium, then in the case of or at the condition of Brewster's angle, the refractive index of second medium, हमेशा second medium का refractive index होता है। फर्स्ट से सेकंड में आ रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकलेगा, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे रहती है, इंडेक्स भी उसी का निकलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन. दिस लॉ इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ. क्लियर? तो आपके सामने ये घटना फिगर में भी दिख रही है. ए ओ इंसिडेंट लाइट रे है, ओ बी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, और ओ सी जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना. तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके बराबर होता है? 10 IP के बराबर होता है. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, है ना. लेकिन जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो स्नेल्स लॉ, स्नेल ने भी अपना लॉ दिया था, बट बाय स्नेल्स लॉ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के रेशो के बराबर होता है. कौन? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है साइन IP अपॉन साइन R. ये किसके नियम से? स्नेल के नियम से. म्यू की वैल्यू ये भी है, म्यू की वैल्यू ये भी है, दोनों इक्वल होंगी. तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा अपन को? यस, tan IP इज इक्वल टू साइन IP बाय साइन R. ये मिलेगा. दोनों वैल्यू सेम, ब्रूस्टर्स के लॉ से और स्नेल के लॉ से, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम मीडियम के. ठीक है. क्या हम tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं? तो tan IP को बदलेंगे तो हो जाएगा ये sin IP बाय sin R, cos R, sin बाय cos, tan थीटा को, हाँ, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा. थीटा की जगह IP चल रहा है और इज इक्वल टू चल रहा है साइन IP अपॉन साइन R. कोई डाउट? तो यहां आप देखें साइन IP से साइन IP कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा भाई? 1 बाय कॉस IP इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1 अपॉन साइन R. ये बचा. इन्वर्टेंडो रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो cos IP की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी? साइन R मिलेगी. ये cos IP तो ठीक है. क्या हम साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है. तो मैंने साइन R को cos 90 माइनस R लिख लिया. कोई डाउट है? cos से cos हट जाएगा, क्या बचेगा? IP इज इक्वल टू 90 माइनस R मिला. साइड चेंज. तो यहां एक इक्वेशन मिल गई क्या? IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया भाई. कोई डाउट है यहां तक? है ना. अब यहां देखो आप, MN नॉर्मल है, इस पर OC और OB लाइन जा रही हैं. 2 लाइन्स आर स्टैंड ऑन लाइन MN. तो लीनियर पेयर से आपने पढ़ा होगा, है ना, कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होता है. लीनियर पेयर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर आप कितने भी एंगल बना लो एक ही पॉइंट पर और ज़्यादा, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबका सम किसके बराबर होगा भाई? 180 डिग्री के. राइट. तो हम बोलेंगे क्या? ये डेंसर मीडियम यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेंसर. तो OC and OB line stands on what? लाइन MN. तो हम बोलेंगे बाय लीनियर पेयर.
सीधे बिकॉज ब्रैकेट में डाल देंगे उसको। हाँ, एंगल आई पी एंगल प्लस ये वाला आर एंगल प्लस एंगल सी ओ बी, ये कितने डिग्री के होंगे? तीनों का सम 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से होंगे। इक्वेशन नंबर 3 से आई पी प्लस आर कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 बचा। 90 का साइड चेंज करोगे तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। यही हमको ब्रूस्टर लॉ में प्रूफ करना था कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूफ हो गया भाई, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो ये है ब्रूस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है।